आज की क्लास में चैप्टर 10 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपकी क्लास में ये चैप्टर 10 कहने को है, एक्चुअली क्या है ये चैप्टर 10 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये आपने ईच एंड एवरी चैप्टर में कहीं ना कहीं माइटोसिस मियोसिस आपने टर्म जरूर सुना होगा। तो ये सबके लिए क्या करता है, एक बेसिक का काम करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे कि ये सेल साइकिल आखिर हम किस चीज का देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक रफ वर्क के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ये चैप्टर क्या है कि अगर आपके पास एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो अगर इस सेल को अपने नंबर को इंक्रीज करना हो तो आप इसको 2 सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो ये हो गया माइटोसिस। अगर सेल डिवीजन के बाद सेल्स को, मतलब नए बनने वाले सेल को, अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बराबर बराबर क्रोमोसोम्स दे रहा है सबको सेग्रीगेट करके। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। लेकिन कहानी और सिनेरियो तब चेंज हो जाता है जब हम लोग माइटोसिस की बजाय किसका जिक्र करेंगे, मियोसिस का जिक्र करेंगे। क्योंकि मियोसिस में कहानी चेंज हो जाती है। मियोसिस के केस में आप क्या देखेंगे कि आपके पास जो एक सेल है तो पहले ये 2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे मियोसिस 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 1 होता है और फिर यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस चैप्टर के ट्रेलर के तौर पे आप ये इसको देखिए, ये ट्रेलर है और इसी की डिटेलिंग जो है आपको इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया कि यहाँ पे एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है और इसको दो और नए सेल को 46 क्रोमोसोम्स का बंटवारा करके देना है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया अभी कि इसके पास 46 है तो दोनों को 46 देगा कैसे। जब आप 46 का 92 कीजिएगा तभी तो ये बंटवारा करेगा ना, 46 और 46 का। 46 का तो आधा आधा 23 होता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे साइकिल में कोई ना कोई ऐसा फेज जरूर होगा जहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होता होगा। डबल होने का क्या मतलब है कि अगर डीएनए होगा तो वो क्या करता होगा, वहां पे अपने नंबर को इंक्रीज करता होगा, अपने नंबर को बढ़ाता होगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको जो बेसिक हम लोग फेजेस में डिवाइड करते हैं सेल साइकिल को, तो सेल साइकिल के जो बेसिक फेजेस है आपके पास वो क्या है, उसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं एम फेज और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगी, मेन मेरा मोटिव आपको समझाना है, बट ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आप सेल साइकिल को देखते हैं, सेल साइकिल, तो ये जो सेल साइकिल है इसको हम 2 पार्ट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, जिसमें से एक पार्ट क्या है, यहाँ पे सेल साइकिल का एक पार्ट क्या है आपका एम फेज और दूसरा पार्ट है यहाँ पे दैट इज इंटरफेज। एम फेज और इंटरफेज। ठीक है, एम फेज के अंदर तो यही सारी चीजें आएंगी। एम फेज के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, एम फेज के अंदर आएगा आपका, जब इसके सब फेजेस आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, देन प्रोफेज, इन सब की डिटेलिंग करनी है, बस चैप्टर फिनिश। प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। टेलोफेज। क्वेश्चन ये राइज होता है ये सब कहाँ गए, जीवन, ये जीवन एस G2 ये कहाँ गए। G0 तो रेस्टिंग स्टेट है, इसकी बात ही अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको साइकिल में हम लोग काउंट नहीं करते, कई जगह पे लिखा होता है कई जगह पे नहीं लिखा होता है।
बेसिकली हम लोग G1 S G2 M इनको हम लोग काउंट करते हैं। बचा यहाँ पे इंटरफेज, है ना। तो इंटरफेज के अंदर जो बचे खुचे ये तीनों आते हैं, दैट इज G1 ये रहा, फिर S, फिर रहा G2। फेज लगा दीजिए सब में, अगर आपको लगाने का मन है, नहीं लगा रहे हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं, है ना। तो ये जो फेजेस हैं G1 S G2, तो आपसे कोई पूछे इंटरफेज के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो इंटरफेज के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं G1 S G2 को। ये रहा G1 S G2। और ये M फेज जो है इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, जो डिटेलिंग आपको पढ़नी है वो आपको किसकी पढ़नी है, एम फेज की ही डिटेलिंग पढ़नी है। G1 S G2 फेजेस जो है इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है। थोड़ा थोड़ा सीखने का मतलब क्या है, आखिर इन फेजेस के अंदर होता क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम G1 को गैप 1 फेज बोला जाता है, S को सिंथेसिस फेज बोला जाता है, इसको गैप 1 सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो G1 फेज है, कई बार तो नीट के एग्जाम में एक स्टूडेंट है मेरी, वो क्वेश्चंस इसमें से निकाल के लेके आती है, तो कई ईयर्स में सिर्फ इसको अरेंज करने को क्वेश्चन दिया गया है, G1 S G2 और M। अब इसी में 4 ऑप्शन जैसे मैं लिख दूं G1 G2 और SM, तो जब ऐसे एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा तो आप इसको देख के तो कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो राइट सीरीज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज अलग अलग पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो रीजन ये है कि S फेज तो कॉपीराइटेड है कि ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, क्या करेगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन कोई छोटा मोटा प्रोसेस तो है नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से 2 नए डीएनए का बनना, तो कोई छोटा प्रोसेस तो है नहीं। तो उसकी तैयारी कहाँ पे होगी, उसकी तैयारी होगी G1 फेज में, ठीक है। चलिए, तो G1 फेज ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आवाज कट रहा था लिखूंगी। जो सुने नहीं। देखिए, डीएनए मैंने ये डीएनए बोला कि रेप्लिकेशन के G1 बारे में। किसके बाद, मैम डीएनए रेप्लिकेशन आप बोली ना, उसमें आपका आवाज कट गया, जैसे ठीक से समझ सुने नहीं। देखिए मैंने ये बोला कि एस फेज जो है ना, ये एस फेज, ठीक है। ये एस फेज का नाम जाना जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख देती हूँ, हालांकि मैंने पहले भी कभी कभी बताया है आपको जब जब आया है। इस टॉपिक से कंसर्न तो नहीं है, लेकिन है तो सीखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा डीएनए रेप्लिकेशन, क्या देखा आपने यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ, मतलब एक डीएनए से नए डीएनए का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये रेप्लिकेशन जो है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके लिए कॉपीराइट ले रखा है एस फेज ने, सिंथेसिस फेज इसीलिए इसको बोला जाता है। डीएनए के बनने के लिए कोई भी अगर कभी भी आपसे पूछे, बताओ डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में, तो आंख बंद करके आपको मार्क करना है एस फेज पे, ठीक है। खैर ये हम जिक्र करेंगे बाद में, अभी एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो जीवन फेज है ना यहाँ पे, ये जीवन फेज, इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। चलिए, जीवन फेज, इंटरफेज का पहला फेज है जीवन फेज। इसमें लिख लीजिए, ड्यूरिंग जीवन फेज, ड्यूरिंग जीवन फेज, the cell grows
in size and synthesizes मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा इसमें, synthesizes mRNA and protein that are required for DNA synthesis। आ गया ना, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, मतलब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंथेसिस की बजाय आप यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस। बस हो गया, ही इसकी तैयारी होती है इसमें, ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा ना, इसके कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर जाता है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। वंस द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, अब जैसे आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तभी तो एग्जाम दीजिएगा, हवा में कहाँ जाइएगा एग्जाम देने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो चीजें इसको रिक्वायर्ड प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, इसको मिलेगा तभी जाके आगे स्टेज में ये इन करेगा। द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स and growth are complete the cell enters the next phase of the cell cycle, that is S phase। किस में एंटर करेगा ये? S phase में एंटर कर जाता है। चलिए हो गया, लिख लीजिए इसको, S phase, ठीक है। अब S phase पे चलते हैं हम लोग। G1 फेज आपने लिख लिया, अब हम लोग सिंथेसिस फेज यानी कि S फेज पे चलते हैं। S फेज, इसमें लिख लीजिए S फेज तो भाई जाना जाता है कॉपीराइटेड है किस चीज के लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। S phase is the period of S phase ज्यादा थिन हो गया है। S phase is the period of DNA synthesis, मतलब replication during which cell replicates its मटीरियल। ये अपने मटीरियल को क्या करेगा? डबल करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। ये एस फेज में क्या होगा? सिर्फ
डीएनए सिंथेसिस होता है, ये इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग G2 फेज पे चलते हैं। ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मुझे सारा समझाने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, अब G2 फेज जो है, तो G2 फेज किसके बाद हो रहा है? तो S फेज के बाद हो रहा है। S फेज के बाद हो रहा है मतलब उसकी खासियत क्या होगी कि G2 फेज जो है उसको डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिला हुआ है। G2 फेज, तो G2 फेज जो है इसमें यहाँ तो बना ही था प्रोटीन वगैरह जो किसको चाहिए, रेप्लिकेशन को चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ प्रोटीन्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है पूरे प्रोसेस के लिए, कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग डेवलपमेंट सेल डिवीजन हो रहा होता है वहां प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट, ड्यूरिंग द G2 phase, during the G2 phase, extra protein is often synthesized and the organelles multiply until they are enough for 2 cells। 2 सेल्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक डिवाइड करके 2 में ही तो कन्वर्ट होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं। पहले वाला स्लाइड ओपन कीजिए ना, उसका स्क्रीनशॉट रह गया था। मैम रवि ज्वाइन करना चाह रहा है क्लास, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। वो तो क्लास करता है रेगुलर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं मैम, वो हमको अभी कॉल किया, ये कह रहा है कि लिंक सेंड कर देने के लिए। अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। 1 मिनट में वापस से भेजती हूँ उसमें। स्टूडेंट्स नेम में तो वो है ही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ऐसे में फिर भी सेंड कर देती हूँ वापस से। जैसा सेंड कर दीजिए। हाँ, दूसरे नंबर से ट्राई कर ले, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, ग्रुप में मैंने वापस से आईडी भेज दी है, उसको बोलिए उसमें फिर से इन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोगों ने जितने भी फेजेस अभी तक पढ़े वो क्या था, एक्चुअली इस सेल साइकिल के सारे फेजेस थे हमने अभी तक जो भी देखा। लेकिन जब हम चारों को देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज। ठीक है मैम यहाँ पे एक और फेज भी बता रहा है, G0। G0 है, वो रेस्टिंग स्टेट है। बताती हूँ मैं इसको। प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज। देखिए,
हम अब जो कर रहे हैं करने जा रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे बेसिक वर्क है वो ये है कि हम कैसे एक सेल को 2 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वो भी मैं यहाँ पे आपको ये माइटोसिस का बता रही हूँ। किसका बता रही हूँ? जो फेजेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक्चुअली आप माइटोसिस का पढ़ रहे हैं, मियोसिस का नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मियोसिस का होगा तो मियोसिस 2 बार में होगा, और माइटोसिस जो है 1 शॉट में होगा, 1 बार में ही होगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे फेजेस देख रहे हैं, ये किसका देख रहे हैं हम लोग? माइटोसिस का देख रहे हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एक भी निकल जाए, कम से कम प्रोफेज ही निकल जाए, कुछ नहीं। ये थोड़ा आज ड्रैग नहीं हो रहा है यहाँ से। आपको सिर्फ समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड है, ये दिख नहीं रहा है इसमें कुछ। देखिए, इससे अच्छा 1 बाय 1 करा देते हैं। एक ऐसा सेल है जिसको माइटोसिस स्टार्ट करना है, मतलब ये जो सेल आपको दिख रहा है ना, ये माइटोसिस स्टार्ट करना चाहता है। ये कह रहा है कि मुझे पहला स्टेज जो है वो मुझे परफॉर्म करना है। मैं लिखूंगी नहीं, ज्यादा समझाने पे फोकस कर रही हूँ, फटाफट समझते जाइए। ये जो सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या करना है? सेल डिवीजन करना है, ठीक है। तो आपने जब पढ़ा माइटोसिस, आपने क्या देखा? माइटोसिस जब आपने सुना, तो माइटोसिस में सबसे पहली चीज आपने यही सुनी कि माइटोसिस जो है ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। फर्स्ट थिंग जो आपने सीखा है इसके बारे में, दैट इज ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या है? ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इक्वेशनल डिवीजन होने के साथ साथ अगर हम इसके सब फेजेस में देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसका पहला सब फेज है प्रोफेज। पहला क्या है? प्रोफेज। आपको यहाँ पे डायग्राम किसका दिख रहा है? प्रोफेज का दिख रहा है। तो प्रोफेज की खासियत ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे टूटता हुआ दिखाया जा रहा नहीं है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब गुण है, फीचर है प्रोफेज के, पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये सेंट्रोमियर जो है, ये ऐसे धागे धागे सा जो आपको दिख रहा है, यही स्पिंडल फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम्स को खींचने का, स्प्लिट करने का काम करता है। तो ये जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अपीयर। सबसे पहले जो मुझे लिखना चाहिए था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है इसमें? अब वही आप 92 बना के बैठिएगा तो कंडेंसेशन तो होगा ही होगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर जो है, अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पे ऐसे मैंने सकड़ा बनाया ना, तो इसके ऊपर में एक स्ट्रक्चर चिपकता है। सेल चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो ये भी पहचान है प्रोफेज की कि प्रोफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर के साथ काइनेटोकोर अटैच होता है। ये सब सीधा लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस फेज का ये सब फीचर या गुण है। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर अटैच्ड
with kinetochore, KINETOCHORE, पहला फेज खत्म। प्रोफेज है, ये क्या है? प्रोफेज है, ठीक है। किसका प्रोफेज है? तो मेटाफेज का। और ये पता है किधर भाग रहा है? एक जा रहा है एक पोल की तरफ और दूसरा जा रहा है दूसरे पोल की तरफ। तभी यहाँ पे सेपरेटिंग सेंट्रोजोम्स लिखा है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड के, मतलब एक नॉर्थ जाएगा तो दूसरा साउथ जाएगा, तभी यहाँ पे पोल पोल टर्म का जिक्र भी करेंगे हम आगे जाके। ये प्रोफेज था, प्रोफेज आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेटाफेज। बच्चों को जो सबसे आसान लगता है ना, वो मेटाफेज लास्ट लगता है। स्क्रीन शॉट रह गया है, प्लीज थोड़ा सा। मेटाफेज देखिए, मैम ये मेटाफेज। हाँ बोलिए। स्क्रीनशॉट लास्ट वाले का रह गया था। मैं कर देती हूँ। ये रहा मेटाफेज, बच्चों का फेवरेट है ये मेटाफेज। मेटाफेज में एक ही लाइन ही आती है, कुछ और आता ही नहीं है इसके अंदर। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे अलाइंड दिखते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे। कहाँ दिखते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड होते हैं। मैं ऐसे ही लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे तो सर्च करना ही है ना फेज। चलिए इसको इधर लेके आती हूँ। ये एनाफेज हो जाएगा इसके बाद, तो ज्यादा बड़ा हो गया ये। अभी फिलहाल मेटाफेज बता देती हूँ मैं आपको। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। क्यों मैंने बोला आज फिनिश करा दूं, क्योंकि एक मियोसिस का प्रोसेस 1 छोड़ के बाकी सारे स्टेजेस एक दूसरे को रिपीट करेंगे, तो बार बार एक ही चीज बताने कोई फायदा तो है नहीं, वो तो आप समझ ही जाएंगे। ये रहा मेटाफेज। ये क्या है? मेटाफेज है। अब मेटाफेज की खासियत क्या है? और बार बार यहाँ जो इक्वेटोरियल प्लेट का जिक्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई प्लेट होता है, वो एक्चुअल में एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। देखिए मेटाफेज, जब मेटाफेज बच्चों को ड्रॉ करने को बोला जाता है, एक्चुअली ये क्या है? सो देखिए, है ये कि मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, सेल का मैंने एक इक्वेटोरियल प्लेट बनाया। इक्वेटोरियल प्लेट, अब ये ओरिजिनल कोई प्लेट नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाके अर्थ का इक्वेटर ढूंढ के लाइए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां पे कोई लाइन देखने को मिलेगी, बट होता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम जो है सब इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड है। तो आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिखनी है कि ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ पे अलाइंड है? ये इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है ये अलाइंड है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये सिर्फ किसकी पहचान है? मेटाफेज की पहचान है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक फेज लिखा हुआ है, दैट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब है कि क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे होते हैं। डायरेक्शन इज दिस, किधर जा रहा है? सॉरी, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करके बना दीजिएगा तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो जाएगा। इसके पिछले पेज का रह गया था, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा आपका प्रोफेज, ये रहा आपका मेटाफेज। मेटाफेज में एक लाइन सिर्फ याद रखनी है, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। और करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और all the chromosomes are aligned at equatorial plate। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे किस फेज में अरेंज होते हैं? मेटाफेज। अब क्या होगा? अब इसके बाद तो कॉमन सेंस है ही आपके पास। अब ये खींच के जाएंगे किधर? पोल की तरफ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट फेज हमारे पास आया अनाफेज। अनाफेज में क्या है, ये क्रोमोसोम जो है ये किधर की तरफ मूव करके जा रहे हैं? डायरेक्शन इज दिस, ये पोल की तरफ मूव करके जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स ब्रेक एट सेंट्रोमियर्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। सेल का अपोजिट एंड का मतलब पोलर एंड, ये एक पोलर एंड, ये दूसरा पोलर एंड।
किधर जा रहे हैं, ये ऑपोजिट एंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये पहचान किसकी है, ये पहचान है एनाफेज की। किसकी पहचान है, ये एनाफेज की। अब क्या होगा, जब ये इधर पोल पे पहुंच के बैठ जाएगा तो फिर क्या आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एनाफेज हो गया, टीलोफेज। नेक्स्ट हम लोग टीलोफेज पे समझते हैं। टीलोफेज में जाके खासियत क्या है कि क्रोमोसोम्स का बंटवारा तो हो ही चुका है, डिवाइड तो हो ही चुके हैं, वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई हमने बंटवारा कर दिया। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये दोनों अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब काटना स्टार्ट करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो है, ये क्या है, टीलोफेज है। ये क्या है, टीलोफेज है। अब बच्चों को बार बार मैं ये भी सिखाती, ये नहीं कि पूरा ही, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोला टीचर ने उल्टा तो उल्टा। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ठीक है, और यहाँ क्या है, दो सेल है, ठीक है। प्रोफेज में आपने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, डिसअपियर होगा, बीच में आपको कहीं पे दिखा नहीं। अनाफेज सॉरी टीलोफेज में हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो रीअपियर होगा। जो गायब हुआ था, अब यहाँ पे दो सेल बटने जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये नजर आएगा, बन के दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन हुआ था सबसे पहले, यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा। प्रॉपर अरेंजमेंट अपना शो करते हैं। अब क्या है, कंप्लीट न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे बन रहा है, सेंट्रोसोम भी अपना अलग अलग हुए, ये भी धीरे धीरे करता करता डिमिनिश हो जाएगा, जो ये स्पिंडल फाइबर बना के बैठ रहा था। आपको मैं पढ़ाऊंगी कि जब ये हो गया, जब इतना ड्रामा हो गया, मतलब ये क्या है, ये कौन सा फेज है, तो ये लास्ट फेज है, दैट इज टीलोफेज। ये क्या है, टीलोफेज। तो टीलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। टीलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब हो तो रहा है सेल डिवीजन। क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, कट तो रहा है बीच में से, इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में उल्टे डायरेक्शन में होता है। क्या मेरा बोलने का मतलब है, ज्यादा तो मैं नहीं लिखूंगी, बट आपको इससे मैं इजीली समझा सकती हूँ। देखिए, देख लेते हो, शायद इससे भी अच्छा हो। देखिए, इससे समझ आ जाएगा आपको, डायग्राम समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होता है तो वो किस तरीके से होगा, और अगर एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब किसी एनिमल सेल में सेल डिवीजन होना है, तो वो कैसे और किस तरीके से होता है। साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, इतना तो पता ही आपको। साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। देखिए, अगर हम साइटोकाइनेसिस दोनों में देखना स्टार्ट करते हैं, फर्क क्या है, यहाँ पे पहले एक सेल अपने आप को डिवाइड करने जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे अभी हुआ टीलोफेज के बाद, आप बोलेंगे ठीक है, इतना देखा हमने। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं करा, यहाँ पे जो ये कट हो रहा है, ये बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। डायरेक्शन इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ऐसा एनिमल सेल में होता है, ऐसा किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्म होता है।
जो कि करता क्या है, सेल को बीच में से सिकोड़ने का काम करता है। तो इसका नाम भी क्या पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पड़ा है, ठीक है। फॉर्म्स दैट कंस्ट्रिक्ट द सेल्स इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ, कॉल्ड क्लीवेज फरो। यहाँ पे ये जो निशान ऐसे पड़ा ना, ये कटने वाला, इसको हम लोग क्लीवेज फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज फरो। प्लांट सेल में कहानी उलट जाती है। क्या उलट जाती है, यहाँ पे बीच में ना एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। किधर किधर जाता है, अ सेल प्लेट फॉर्म्स डाउन द मिडल दैट सेपरेट्स द सेल इनटू टू। यानी यहाँ पे आप जब लिखिएगा तो बहुत अच्छे से तो नहीं लिखा हुआ है, आप इसको और अच्छे से लिख लीजिएगा कि यहाँ पे एनिमल सेल में जो डायरेक्शन है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड है, और प्लांट सेल्स में जो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस देखते हैं, या फिर माइटोसिस अगर नेचर में हो रहा है तो माइटोसिस का कौन कौन सा फायदा है। अब टेलोफेज का स्क्रीनशॉट चाहिए, वो रह गया। हाँ लीजिए, हो गया। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ तो आ रहा है ना। स्पीड अप तो मैंने इसलिए करा है, नहीं तो ऐसे तो 7 जन्म में भी पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस हो, वो तो गारंटी तो अभी भी नहीं है कि हो, क्योंकि 11th का सिलेबस अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हवा में बोलूँ भाई हलवा है, या इस तरीके से है कि तुरंत हो जाएगा बोलते के साथ। रीडिंग करने से तो काम नहीं चलेगा ना, समझना पड़ेगा ना, चैप्टर है तो समझना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे जब हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं, बाकी स्कूल में तो आप देखते ही हैं, कहीं भी किसी भी स्कूल में चले जाइए, उन टीचर्स के सर पे प्रेशर होता है, जैसे आप लोग प्रेशर बनाते हैं ना कि खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनके सर पे भी होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी फिनिश कराते हैं। तब आपकी कंप्लेन होती है हमें टीचर का कुछ समझ ही नहीं आता है। जब अच्छे से समझाओ तो आपकी कंप्लेन होती है हमारा सिलेबस पीछे कर रहा है, चल रहा है। तो टीचर करे क्या, उसके पास तो कोई ऑप्शन फिर बचता नहीं है ना। बच्चों का तो यहाँ वही हाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी, टीचर दोनों तरीके से गलत है। देखिए, माइटोसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का क्या मतलब है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। माइटोसिस में जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि माइटोसिस प्लॉइडी मेंटेन करता है। माइटोसिस क्या करता है, प्लॉइडी मेंटेन करता है। पहले यहाँ जो लिखा है उसको देख लेते हैं। माइटोसिस इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बेचारा इशारे में बोल रहा है, ठीक है। इट अलाउज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड डेवलप। दुनिया में जहां भी ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा वहां माइटोसिस होगा, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग सबसे पहले मदर्स वोम में एक सिंगल सेल्ड जाइगोट था, जिससे आपकी बॉडी आज इतनी मैच्योर हो गई, सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल। वो कैसे हुआ, माइटोसिस की वजह से हुआ। इसकी वजह से क्या होता है, टू कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस थ्रू द जनरेशन, जिसकी वजह से जब ग्रोथ कर रहे हैं, अपना ग्रो कर रहे हैं, फ्लॉइडी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट वे में आपको बोला जा रहा है। सच्चाई क्या है, माइटोसिस माइटोसिस helps in mitosis helps in maintenance of mitosis helps in maintenance of फ्लोइडी। मतलब ये अगर 46 क्रोमोसोम वाला सेल है तो उसको 46 करके ही देगा, और अगर कोई हैप्लॉइड सेल है जिसमें अगर माइटोसिस होता है तो वो हैप्लॉइड सेल ही देगा। इसको कोई मतलब नहीं है, कोई छेड़छाड़ कोई फेरबदल इसको नहीं करना। इसके पास आप जिस प्लॉइडी का सेल इसको दीजिएगा उसी प्लॉइडी का सेल ये वापस तोड़ के बना के आपको दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तरीके का। अगर आपको क्या चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट, लिखा हुआ है हालांकि, ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड हीलिंग। अब जैसे आपकी एक उंगली कट गई है ना, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसा हील होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कट कहाँ पे हुआ था।
मेजर कट की बात मैं नहीं कर रही, सर्जरी वगैरह में जो स्कार्स रह जाते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, छोटे मोटे जो कट्स होते हैं फिंगर्स में हो गया तो आपको पता नहीं चलता कट हुआ कहाँ पे था, है ना। रीजन ये है कि वहां पे माइटोसिस जो है वो उसको रिपेयर करके और हील करने का काम कर देता है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, आपने क्या सीखा कि जो माइटोसिस के सब फेजेस हैं, माइटोसिस जहां से स्टार्ट होगा वहां पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रोफेज होगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बेचारा डिसइंटीग्रेट होगा, सेल के कुछ ऑर्गेनल्स जो है डिसअपियर होंगे, गायब होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट भी लिख सकते हैं, डिसअपियर भी लिख सकते हैं। कंडेंसेशन होगा किसका, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सेंट्रोमियर्स फॉर्म होते हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, जिसको बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोजोम करता है। ठीक है, फिर हम गए मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइंड हो जाते हैं, खत्म। फिर हम लोगों ने क्या देखा, अनाफेज, जब वहां पे बंटवारा हो ही गया, फिर बोला चलो भाई हम लोग यहाँ पे अपने अपने पोल की तरफ चलते हैं, ये सब भागेंगे ऊपर और ये सब भागेंगे यहाँ से नीचे, सब अपने अपने रास्ते। ठीक है, बंटवारा जब हो ही गया तो अब ये सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन जब करेंगे तो होगा क्या, एक सेल को आधा कंटेंट मिलेगा, दूसरे सेल को आधा कंटेंट मिलेगा, है ना। फिर क्योंकि हम एनिमल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो सेल का डिवीजन है ये फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड के डायरेक्शन में होता है। कभी भी इनसाइड टू आउटसाइड अगर पूछ लिया जाए तो वैसा प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। ये मैंने दोनों में फर्क बताया है। एनिमल सेल्स में अगर ये होगा तो कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, और अगर प्लांट सेल्स में होगा तो ये कैसे होगा, प्लांट सेल्स के अंदर ये एक सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, एक सेल प्लेट बीच में फॉर्म होगा और ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास में माइटोसिस जो है ये पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो चैप्टर है आपके पास, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, एक रफ पेज में ले रही हूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये मैंने लिखा चैप्टर 10, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चैप्टर 10, और चैप्टर 10 में दो ही डिवीजन आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है माइटोसिस और दूसरा आपको पढ़ना है मियोसिस। बहुत ध्यान से समझना है। माइटोसिस में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज, जो मैंने आपको अभी अभी फिनिश करा दिया। ठीक है, नो डाउट। मियोसिस में भी पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। एक मिनट थोड़ा हैंग कर रही है। फिर क्या होगा आपका, मियोसिस 2 होगा। ठीक है, मियोसिस 1 में भी सेम सारे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, अनाफेज 1, बस 1 1 लगाना है, टीलोफेज 1। कितनी अच्छी बात है, हमें इसके लिए कोई नया नाम नहीं याद करना। देखिए ना, मैच कर रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज। ठीक, मेटाफेज सॉरी मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, अनाफेज 2 और टीलोफेज 2। यही सारे फेजेस यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, 11 जैसा दिख रहा है, 2 है सारे। तो प्रोफेज जो है, सबके प्रोफेज में सेम पॉइंट आएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो डिसअपियर होंगे, और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेटाफेज सब में सेम होगा, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, फिर अनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, पोल की तरफ आप भागे जा रहे हैं, बंटवारा कर ही लिया भाई, चलो हम क्या करें यहाँ पे बैठ के, हमारा तो काम हो लिया। देन टीलोफेज में क्योंकि यहाँ पे क्या होना, बंटवारा होना है, और आपको अब इतनी कहानी समझ आ गई होगी कि मियोसिस में जो 2 बार हुआ तो टीलोफेज के एंड में तो 2 सेल बन गया, और इन्हीं दोनों में हमने फिर मियोसिस 2 करा दिया, तब 2 का यहाँ पे 4 बन जाएगा। इतना तो आपको कॉमन सेंस आ गया। फिर इस चैप्टर में बचा क्या, बचा ये कि सिर्फ एक मियोसिस का प्रोफेज 1, कौन, मियोसिस का ये प्रोफेज 1,
इसकी अलग ड्रामेबाजी है। ये 5 और सब स्टेजेस लेके आता है, जिसको नेक्स्ट क्लास में करके हम लोग फिनिश करेंगे। दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, सकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेकिन आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है वो जब तक आपको याद नहीं होगा आगे का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ बचा भी नहीं है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि मुझे कुछ नहीं, मेटाफेज सबका वही है, मुझे आपको कुछ पढ़ाना नहीं, मैं वहां यही बात बोलूंगी। एनाफेज भी यही है, टेलोफेज भी यही है, बस मुझे सिर्फ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, सकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आज तक कभी ऐसा नीट का पेपर नहीं बना जिसमें सिर्फ इस 5 सब टॉपिक से या सब फेजेस से क्वेश्चंस नहीं आए, है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट रह गया होगा तो ले लेंगे।